दोस्तों प्रणाम। आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। दोस्तों आज अपने अनुभव की इस कड़ी में मैं आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आदमखोर गुलदार को हमारे द्वारा केवल 6 घंटे में ही मार गिराया दिया गया था। दोस्तों ये 27 अक्टूबर 2009 की बात है। उस दिन छोटी दिवाली थी और सारे लोग सुबह से अपने घरों की सैन सफाई तथा गाय पूजन गौ पूजन की तैयारी में लगे हुए थे। उसके बाद दोपहर में जो पूजा करने के बाद दोपहर का खाना खाया और शाम को बच्चे लोग आप बहुत उत्सुक थे क्योंकि बच्चे लोग दिवाली का बहुत दिनों से इंतज़ार करते रहते हैं। उस दिन उनको पटाखे छुड़ाने, फुलझड़ी जलाने तथा अनेक प्रकार के पटाखों के साथ खेलने का मौका मिलता है। इसलिए बच्चे इस त्यौहार को बहुत इंतज़ार में रहते हैं इस त्यौहार का। दोस्तों उस दिन हम लोगों ने भी घर की सफाई, गाय पूजन और शाम को सारे से रोशनी की। और उस दिन हम जो मेरे दोस्त थे श्याम सिंह और वीरेंद्र सिंह, उनके खाने के लिए भी हमारे यहाँ हमने निमंत्रण दिया था और वो लोग भी पहुँचे और हम लोग बैठ के आराम से दीपावली का आनंद उठा रहे थे। और खाना हमने खाया। खाना खाने के बाद अब लगभग 10:30-11 बज चुके थे तो सब जाने के लिए तैयार थे अपने घर। तभी दोस्तों रात के 11 बजे हमको डीएफओ नरेंद्र नगर का फ़ोन आता है कि रावत, हमारे यहाँ एक दुरोगी एक गांव है जिस गांव में गुलदार ने एक बच्ची को उठा लिया है। आप कल सवेरे यहाँ पहुँचे क्योंकि उसके जो पिताजी हैं उनकी एक ही बेटी थी 12 साल की और उसे भाग ले जाने के कारण उन्होंने भी पॉइजन खा लिया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और मैंने वाइल्ड लाइफ चीफ से बात कर ली है। वाइल्ड लाइफ चीफ ने हमें परमिट जारी कर दिया है और कहा कि आपको सुबह 10 बजे परमिट भेज दिया जाएगा। तो हमने उनसे पूछा, सर क्या गुलदार के द्वारा अभी तक शव मिला है बच्ची का? बोले नहीं। तो ठीक, हमने कहा ठीक है, हम कल सुबह क्यों आए, फिर हम रात ही को निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे आपकी मर्जी। दोस्तों दुरोगी यहाँ से देवप्रयाग से हिंडोला खाल से 3 किलोमीटर ऊपर एक दुरोगी गांव है। उसमें दिलीप सिंह का परिवार रहता था। उसकी एक ही बेटी थी रेखा, जिसकी उम्र उस समय 12 साल थी, और उनकी पत्नी। ये तीनों सुबह से अपने घर की सफाई करने के बाद शाम को इन्होंने दीपक बाले, और एक ही बेटी थी इसलिए वो बहुत सारे पटाखे उन्होंने लाए थे तो वो उन पटाखों को छुड़ाने में व्यस्त थी। और बाकी माँ जो है वो अंदर खाना बनाने में लगी हुई थी और पिताजी पूजा करने में लगे हुए थे। जब वो लगातार पटाखे छुड़ा रही थी तो क्योंकि आज तो गुलदार पहले से सक्रिय था नहीं, इसलिए किसी को गुलदार का कोई भय नहीं था। इसलिए सारे बच्चे लोग और अब गांव में जो भी थे सब पटाखों के धाम धाड़ 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 आवाज़ें हो रही थी, इसलिए इस प्रकार का कोई भय नहीं था। ये जो दिलीप सिंह का मकान है ये गांव के सबसे ऊपर था और इसलिए वहाँ कोई गुलदार आके बैठा, पटाखों की आवाज़ से भी वो नहीं डरा। और जब उसने देखा कि एक धमाका होने के बाद फिर जो बेटी रेखा है वो फिर पटाखे छुड़ाने में लगी है तो गुलदार ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। हमला करके उसने उसको तुरंत गले को पकड़ा और घसीटते हुए ले गया। क्योंकि पटाखों की आवाज़ लगातार हो रही थी इसलिए उसके माता पिता को महसूस नहीं हुआ कि हमारी बेटी पे बाघ ने हमला कर दिया है, या उसकी जो चीख आई होगी वो चीख भी उन्होंने नहीं सुनी। थोड़ा देर बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बच्चे के पटाखे तो यहीं पर पड़े हुए हैं और ये उसकी चप्पलें भी यहीं पड़ी हुई है और कुछ घसीट के निशान जैसे उन्होंने देखे। तो उनको तब लगा कि ये क्या हो गया। तब उन्होंने थोड़ा हल्ला किया और उसको खोजा तो वो नहीं मिली। फिर तब उन्होंने गांव वालों से हल्ला किया कि आओ यहाँ कहीं बाघ तो नहीं ले गया। फिर तब सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और टॉर्चों की रोशनी पे उन्होंने इधर उधर चारों ओर उसको देखना शुरू किया। तो देखते देखते उनको और पूरे गांव के दूसरी तरफ चारों ओर वो ढूंढते रहे, परंतु उन्हें लड़की का कोई पता नहीं चला।
और अब ये हो गया था कि इसको गुलदार उठा के ले गया है। तो उन्होंने तुरंत फॉरेस्ट को फ़ोन किया, फॉरेस्ट वालों को भी सूचना मिली। उसके बाद प्रशासन को उन्होंने सूचना दी, तो प्रशासन ने उसी समय वहाँ पर 4 सशस्त्र पुलिस वाले जो थे उनको तुरंत गांव के लिए रवाना किया और वो लोग गांव पहुँच गए। और वो भी रात को अपने राइफलों के साथ और टॉर्चों से बॉडी को ढूंढना उन्होंने शुरू किया। दोस्तों, जब हमने अपने दोस्तों के साथ जब विचार विमर्श किया कि क्या करें, सुबह चले या अभी चले, तो सब ने एक मत ये किया कि यार हम सुबह जाके क्या करेंगे, यदि हम कल सुबह जाएंगे तो कल तो वहाँ बहुत हंगामा होगा, हल्ला होगा, गुल्ला होगा, फिर उसमें हमारा सारा टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि हम उस दिन उस गुलदार को खोज नहीं पाएंगे, फिर हमको उसकी ट्रेस देखनी पड़ेगी। और इससे बढ़िया तो यदि हम अभी चले तो हमारे पास 6 घंटे का टाइम है, और 6 घंटे के टाइम में यदि हम वहाँ पहुँच गए टाइम पे तो हमें गुलदार दिख सकता है। इसलिए दोस्तों, हम लोग गैरसैंण से 12:10 पे यहाँ से सारा सामान एकत्र करके हम लोग गाड़ी पे बैठे और हम लोग यहाँ से कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग से श्रीनगर, और श्रीनगर से देवप्रयाग। सुबह हम 4 बजे देवप्रयाग पहुँच गए थे। घर वाले परेशान थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि आज दिवाली में इन्हें खाना खाने के बाद ये लोग मूव कर गए हैं, और पहाड़ की जो सड़कें हैं वो बहुत पतली होती है, और देवप्रयाग यहाँ से कम 160 किलोमीटर दूर है। तो हर 20 मिनट के बाद घर वाले हमको कॉल कर रहे थे कि आप कहाँ पे पहुँचे। हर 20 मिनट बाद फिर कॉल कर रहे थे कि आप कहाँ पे पहुँचे। हम तो गाड़ी चला के पूरी रात चल रहे थे, परंतु जो घर वाले जो घर पे भी थे वो भी चैन से नहीं सो रहे थे, क्योंकि सोने का तो मतलब ही नहीं था। उन्हें तो चिंता थी कि ये आप गाड़ी को कितनी तेज़ ले जाएंगे, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है, तो ज़्यादा रफ्तार में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो भी बहुत परेशान थे। जब हम देवप्रयाग पहुँचे तो तब हमने देखा कि नरेंद्र नगर डिवीज़न का जो उनके कर्मचारी हैं वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। हमने उनको पूछा, उन्होंने जब हमको देखा, तो रावत तुम यहाँ? मैंने बोला हाँ, मुझे कॉल आया था डीएफओ साहब का, और दुर्गी में जो वो घटना हुई है उसके बारे में, कि हमने कहा कि हम अभी चलते हैं। बोला यार हम भी वहीं के लिए आए। तो हमने बोला आप कब चल रहे हैं? बोला यार हम तो सुबह आएंगे। तो आप लोग रुके रहो, हम लोग निकल चलते हैं। फिर उसके बाद हम वहाँ से 18 किलोमीटर हिंडोला खाल तक पहुँचे। उसके बाद हिंडोला खाल में हॉस्पिटल में हम लोग गए। हॉस्पिटल में हमें मालूम था, डीएफओ साहब बता रहे थे कि उसके पिताजी ने पॉइजन खा लिया है, उसको हॉस्पिटल में वो एडमिट है वहाँ। तो हमने वहाँ हॉस्पिटल में पता किया, तो उन्होंने बताया कि अभी उनकी तबीयत ठीक है और वो मतलब खतरे से बाहर है। फिर वहाँ हमने लोकल गांव के एक आदमी को लिया। हमने बोला चलो यार हमारे साथ, हमने तो दुर्गी दिखा नहीं कहीं कहाँ है, तो इसलिए आप लोग हमारे साथ चलो। तो वो लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गए। और दोस्तों, वो हिंडोला खाल से 1.5 किलोमीटर सीधी खड़ी चढ़ाई थी, और उसके 1.5 किलोमीटर उसके बाद उतराई थी। तो चढ़ाई पे हम लोग इतने तेज़ी से चढ़ रहे थे, क्योंकि हमें मालूम था कि यदि रात खुल जाएगी तो हमारा आना व्यर्थ है। इसलिए हमको किसी भी प्रकार से अंधेरे में ही गांव तक पहुंचना ज़रूरी था, कि तब के हमको गुलदार दिख सके। इसलिए हम फटाफट जितने जल्दी हमसे हो सक रहा था हम लोग चढ़ रहे थे। और उसके बाद जब उतराई पे हम नीचे आए, तो हम ठीक जब गांव के ऊपर पहुंचे तो हमने उनसे पूछा क्या यही गांव है? बोला हाँ यही गांव दुर्गी है। तो गांव में जो थी वो सारे जो लोगों की लाइटें बली हुई थी। हमने उनसे पूछा यार आप हमें बताओ इस लाइटों में कि ये गांव कहाँ पे है, जहाँ से बच्चे को उठाया बाघ ने, वो कौन सा मकान है? तो उन्होंने बताया। तो हमने देखा वो गाँव से सबसे ऊपर वाला मकान था। अच्छा, फिर हमने उनसे पूछा कि आप हमें ये बताओ कि इस मकान के दाहिनी ओर क्या है? तो उन्होंने बताया इसके दाहिनी ओर पूरा गांव बसा हुआ है, और ये गांव नीचे 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 को पूरी मकाने हैं। और हमने बोला इसके बाईं ओर क्या है? तो उन्होंने बताया कि इसके बाईं ओर जो है, इसके बाईं ओर कुछ बंजर खेत हैं, झाड़ियाँ हैं और इसमें घास है। तो हमने कहा ठीक है, आप लोग ऐसा करो, हम लोग इसको इस साइड से ढूंढ लेते हैं और आप लोग मतलब उनके गाँव चले जाओ। तो वो उनके मकान पे पहुंच गए। फिर हमने लगाया अंदाज कि यदि गुलदार इस बच्चे को उठा के ले गया होगा, तो बच्चे को उठा के वो गांव की तरफ तो नहीं ले गया होगा, जहां भी ले गया होगा सुनसान जगह की ओर ले गया होगा, जहां उसे झाड़ियाँ मिलेगी या घास मिलेगा, उस साइड को ही ले गया होगा। इसलिए हमें ज़्यादा चांसेस ये थे कि ये गाँव की तरफ ना होके, बल्कि इसने जो बॉडी ले गया होगा या किसी उस बच्ची को ले गया होगा, वो गाँव की बाईं ओर वाली जो जहाँ घास है, बंजर है, खेत है, उस साइड को ये ले गया होगा। तो हमने अपना सारा ध्यान अब उस ओर के लिए केंद्रित करना शुरू कर दिया।
दोस्तों जब हम ऊपर से अब नीचे की ओर चल रहे थे तो हम पूरी लाइट से सर्च कर रहे थे, चारों ओर उस लाइट का मूवमेंट कर रहे थे कि यदि कहीं गुलदार बैठा होगा तो हमें गुलदार। तो जो मेरी अगली वीडियो चल रही थी उस पर किसी दोस्त ने कमेंट्स किया था कि रावत ये आपने गुलदारों को आप कैसे पहचान लेते आदमखोर गुलदारों को, थोड़ा चलते चलते इस पर कुछ सीख भी हो जाए। दोस्तों किसी भी बस्ती पे आना गुलदार का एक स्वाभाविक गुण है, उसका एक व्यवहार है। कोई भी गुलदार होगा वो हमेशा बस्ती पे खाने के चक्कर में या किसी के चक्कर में भी वो बस्ती पे जरूर आता है, परंतु गुलदार के समय में फ़र्क होता है। जो आदमखोर गुलदार होगा वो 6 बजे या 6:30 बजे तक बस्ती में पहुंच जाता है, जबकि जो सामान्य वाला गुलदार होता है वो रात 10 बजे के बाद ही बस्ती पे आता है। तो सबसे पहली बात, यदि कहीं कोई सक्रिय गुलदार है या कोई गुलदार लगा हुआ है या कोई गुलदार ऑपरेट कर रहा है तो आप ये समझ लो उसको कि यदि हमको किसी बस्ती पे 6 बजे से 10 बजे के बीच कोई गुलदार मिलता है तो वो 100% मैनीटर है उस समय। अब यदि हम रात को सर्च कर रहे हैं और किसी बस्ती पे हमको रात को गुलदार मिलता है 10 बजे के बाद 11 बजे मिलता है, तो आप ये लगाओ कि वो गुलदार 50-50 है, कोई उसकी 100% वो नहीं है कि वो आदमखोरी होगा, वो कोई भी गुलदार हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ये है कि आदमखोर गुलदार 6 बजे बस्ती पे आता है और सुबह 6 बजे तक बस्ती पे रहता है, जबकि सामान्य गुलदार जो है वो 10 बजे बस्ती पे आता है और 3 बजे बस्ती छोड़ देता है। तो एक तो ये है कि जब वो बस्ती पे आएगा तो बस्ती पे उसके टाइम से भी आप उसको पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी गुलदार यदि आदमी का शिकार कर रहा है तो उसको आदमी से तो वो भागेगा नहीं, दूर नहीं भागेगा। यदि वो आदमी से भागता है तो आदमी का शिकार नहीं कर पाएगा। तो दूसरे व्यवहार में यदि आपको बस्ती पे कोई गुलदार दिखता है और आप उस पर लाइट मार रहे हैं और वो बिल्कुल भाग नहीं रहा है तो आप 100% ये लगा लो कि वो मैनीटर है। और यदि वो जो सामान्य गुलदार होगा, यदि वो आदमी को यहाँ से आते हुए दिखेगा तो वो पहले किनारे खिसक जाता है तब कि ये मेरे को देख ना पाए। तो इससे भी आप लोग पहचान सकते हैं गुलदार को कि ये गुलदार आदमखोर है या नहीं है। और इसमें एक बचाव के तरीके भी हो जाए। यदि गुलदार से हमको बच्चों को बचाना है, क्योंकि गुलदार हमेशा घर से उठा के ही ले जाता है, जंगलों में बहुत कम केस होते हैं। टाइगर का ऐसा है कि टाइगर का जो भी केस होगा वो यदि हम जंगल जाना ही छोड़ देंगे तो टाइगर हमको उठाएगा नहीं। हाँ, सपोज दैट कोई प्लेन के गन्ने के खेतों में ना हो तो तब। गुलदार का ऐसा नहीं है, गुलदार आपको जब भी अटैक करेगा, जब भी ले जाएगा तो घर से उठा के ले जाएगा। इसलिए गुलदार के लिए, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र हमारा है, उत्तराखंड है या कोई भी और क्षेत्र है, हमारे यहाँ सैन्य बाहुल्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। सबके जो पुरुष होंगे वो अधिकतर आर्मी में है, या जो घर पे भी होंगे वो समय जो 6 बजे से 8 बजे का बीच का जो टाइम होता है उस समय वो मार्केट में सब्जी लेने या वो कहीं लेबरगिरी कर रहा होगा या कहीं वो सर्विस कर रहा होगा, तो वहाँ से वो घर आने में उसको टाइम लगता है। और उसकी जो मम्मी होगी बच्चे की, उस समय वो गायों को दूध दोहने के लिए गौशाला पे होगी, यानी बच्चा उस समय घर पे लगभग अकेला होता है। और अकेले होने पे उसके साथ जो साथी होते हैं वो खेलते रहते हैं। तो यदि हम उन बच्चों को इस प्रकार की आदत डलवा दें अभी से कि वो 6 बजे से 8 बजे के बीच, जब उसके माता पिता वहाँ नहीं हैं, तो वो इस समय अपना होमवर्क कर ले और जब वो आ जाए तो उसके बाद वो उनके साथ मतलब जो भी वो बाहर आ सकता है तब, क्योंकि उसके गार्जियन लोग आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जब 6 बजे से 8 बजे के बीच जब कोई बच्चा किसी गुलदार को नहीं दिखेगा तो उसको मारेगा भी नहीं। यदि वो उसको नहीं मारेगा तो आदमखोर नहीं होगा, आदमखोर नहीं होगा तो मारा नहीं जाएगा और वो भी नहीं मारा जाएगा और हम भी नहीं मारा जाएंगे, तो दोनों बच जाएंगे। इसलिए हम अपने बच्चों में अभी से ये आदत डलवा दें कि कम से कम वो 6 बजे से 8 बजे के बीच बिल्कुल बाहर न रहें। ये लेपर्ड का प्राइम टाइम होता है अटैक करने का। इसलिए यदि हमने ये टाइम निकाल दिया तो हम भी बच गए और गुलदार भी बच जाएगा। चलो दोस्तों अपनी कहानी पे चलते हैं। जब हम लाइट मार रहे थे तो हमने देखा कि हम वो जो इलाका था उसमें जो खेत बंजर खेत थे, एक खेत से नीचे खेत फिर नीचे खेत, और वो लगातार डाउन की ओर जा रहे थे। तो लगभग हम वहाँ से 200-250 मीटर तक नीचे को आ गए थे। फिर एक जगह हमने जब लाइट मारी तो हमने एक पेड़ की आड़ पे देखा कि गुलदार की आंखें, बहुत तेज गुलदार की आंखें चमकी, और हमने देखा कि गुलदार तो यहाँ बैठा हुआ है। और उसके बाद
हमने उसको कवर अपने हिसाब से उसको कवर किया और लगभग हम उसके नज़दीक पहुँचे। तो तब तक दोस्तों लगभग 6:15 बज चुके थे और हल्का उजाला स्टार्ट हो गया था, यानी कि अब दिखाई देने लग गया था गुलदार। तो हमने देखा गुलदार उठ के सीधा चल रहा है और उसी के वहाँ पे कोई मकान था। मकान में उन्होंने कपड़े अपने धो रखे होंगे, कुछ कलरफुल कपड़े भी तार में डाले हुए थे। तो परंतु गुलदार को उससे कोई सरोकारी नहीं था, बिल्कुल वो सीधा उनके आंगन से चला जा रहा है बिल्कुल आराम से। और आराम से जब वो गया और उसके बाद उसको अब जो रास्ता नीचे से ऊपर आ रहा था उस रास्ते पे जाना था, उसके बाद उस बगल से वो उस रास्ते पे पहुंच गया और हम उसके ठीक सामने लगभग 150 मीटर दूर बैठे एम किए हुए बिल्कुल तैयार थे कि यदि ये हमारी उस पे आता है अब रेंज पे तो था ही, परंतु यदि सीधा हमको बदन देता है तो हम इसको शूट कर देंगे। उसके बाद जो आया तो उसके बाद एक चट्टान थी नीचे को बहुत बड़ी, वो रास्ता यहाँ से आकर ठीक चट्टान पे गया। चट्टान के बाद उसको यूँ मुड़ना था, तो चट्टान पे जाने के बाद वो यूँ मुड़ा और वो नीचे देखने लग गया। तब तो मैं ठीक सामने था, तो मेरे को उसका बदन अब सीधा उसकी चेस्ट दिखने लग गई थी। तो मैंने उसका चेस्ट का एम किया और फायर कर दिया। फायर सीधे उसके चेस्ट को लगी और गुलदार सीधे हवा में चट्टान से उसने छलांग मार दी नीचे को। तो हवा में वो अपने पाँव से ऐसा लग रहा था जैसे वो चल रहा है और उसके बाद वो चट्टान से लगभग 50 मीटर ऊंची वो चट्टू होगी वो खाई, वहाँ नीचे गिर गया। फिर दोस्तों हम लोग वहाँ से वापस आ गए। वापस आए फिर हम, क्योंकि हम रात भर के चले हुए थे और गाड़ी में हमें ठंडा भी हो रहा था, तो हमें कोई गांव वाले वो लोग फायर की आवाज़ सुनकर सब लोग उठ गए थे, चौंक गए थे कि अरे फायर हो गया। तो हम एक आदमी के यहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे हमने बोला यार थोड़ा हमें चाय पिला दो, ठंडा हो गया बहुत। उसने चाय बनाई और चाय पिलाई। फिर उसने पूछा आप लोग कौन है? हमने बोला हम शिकारी लोग हैं और हम रात को गैरसैंण से यहाँ पहुँचे हैं। तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। तो हमने बोला भाई हम गैरसैंण से आए हैं रात को और हमने लेपर्ड पे फायर कर दिया और अब हम उसको लेने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग नीचे गए, तब तक देखा तब तक वो लेपर्ड कम से कम 15 या 20 मीटर और आगे गया था और उसके बाद वहीं पे मरा हुआ था। फिर हमने लेपर्ड की मरने की सूचना वन विभाग को दी, तब पुलिस वाले आ गए, सारे लोग आ गए। फिर उन्होंने उन पे डंडों पे उसको बांधा और ऊपर लाए और हमने उनको बताया कि हमको लेपर्ड की आंखें इस एरिया पे चमकी हैं, आप इस बॉडी को इतने एरिया पे ही ढूंढो, कम से कम इसके 25 मीटर अगल बगल ही आपको बॉडी होगी। तब तक देखा वास्तव में उसके 25 मीटर पे ही उसने एक पत्थर के आड़ पे उस लड़की की बॉडी रखी थी, परंतु उसमें उसके केवल कैनाइल वो थे, उसने उसको खाया नहीं था। क्योंकि खाया इसलिए नहीं था क्योंकि बार बार लोग बॉडी ढूंढने के लिए जा रहे थे, यदि वो खाने आ रहा होगा तब तक कोई न कोई वहाँ पहुँच जा रहा था, इसलिए वो फिर डिस्टर्ब होके वापस चल दे रहा था, इसलिए उसको उसका खाने का मौका नहीं मिला था। इसी खाने के मौके के न मिलने के कारण वो सुबह उजाले तक वहाँ बैठा हुआ था कि थोड़ा भी चांस मिले तो वो थोड़ा उसको अपने भूख वो मिटा ले। परंतु दोस्तों उसके बाद हम लोग बालिका और बाघ के शव को लेके हिंडोला खाल पहुँचे। बालिका के पोस्टमार्टम हिंडोला खाल में ही होना था, इसलिए हम उसको वहीं छोड़कर बाघ के शव को लेके देवप्रयाग पहुँच गए, क्योंकि बाघ का पोस्टमार्टम देवप्रयाग में होना था। दोस्तों उस दिन बड़ी दिवाली थी, टाइमली हम लोगों को घर भी पहुँचना था। पोस्टमार्टम चल ही रहा था तो हम सबसे विदा लेकर गैरसैंण के लिए चल दिए। दोस्तों आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और उसके बाद फिर मिलते हैं एक ऐसे ही रोमांचक अनुभव के साथ। तब तक आप सभी को प्रणाम।